तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 24 भारत में प्रेस का विकास। ठीक है। तो इस चैप्टर पे जो है हम लोग बात करेंगे कि भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। ठीक है। चैप्टर 24 जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रेस। भारत में प्रेस का विकास। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कि विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, और लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ होता है वो प्रेस होता है। प्रेस, चूंकि भारत में जो प्रेस का विकास हुआ वो 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में शुरुआत हो गई थी। इस प्रेस ने क्या किया, जनमानस में, लोगों के मन में जो है एक नई चेतना उत्पन्न की। और भारत के संदर्भ में कहा जाए तो प्रेस के विकास में विदेशियों और भारतीयों के भी प्रयास बहुत ज्यादा रहे हैं। कभी सुना होगा कि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। आप लोगों ने जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो सुना होगा। रूसो क्या था? एक दार्शनिक था। तो प्रेस एक ऐसा साधन है जो लोगों को क्या है, एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। क्योंकि उस जमाने में कभी कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, एक प्रेस ही था जो अपने विचारों को जो है कहीं तक आप पहुंचा सकते थे। और प्रेस का जो विकास है, जिसमें मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं तथा आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया और एक अखिल भारतीय चेतना जागृत की लोगों के मनों में। भारत में अगर देखा जाए प्रेस का विकास, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा प्रेस है। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास किया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 1557 में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस इस देश में लगा वो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लगाया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। तो पहले लिख लीजिए, सबसे पहले पहले कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा गोवा में, पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कब किया गया? तो गोवा में किया गया ये पुर्तगालियों के द्वारा, वो 1557 में किया गया था। 1557 में किया गया। किया। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंबई में 1684 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में, बंबई में 1684 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुंबई में 1684 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? प्रिंटिंग प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, चूंकि मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंबई में की गई थी, 1600 जो है 84 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। लेकिन अगर यह पूछे कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ कब किया गया था, तो 1766 ईस्वी में बंबई में विलियम बोल्टस के प्रयासों से हुआ था। तो यह भी पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट, कि आधुनिक भारतीय प्रेस का जो आरंभ था, लिखिए, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ, आधुनिक भारतीय जो है प्रेस का आरंभ कहां हुआ था? तो आधुनिक भारतीय प्रेस का जो आरंभ हुआ था 1766 ईस्वी में बंबई में, 1766 ईस्वी में बंबई में किसके प्रयासों से हुआ था? तो बंबई में विलियम वोल्टस के प्रयासों से हुआ था। लिखिए, विलियम वोल्टस के प्रयासों से हुआ था। के प्रयासों से हुआ था। वोल्टस के प्रयासों से हुआ था। लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। अच्छा, भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछता है। तो जेम्स ऑगस्टस को कहा जाता है।
भारत में लिख लीजिए भी पॉइंट कि भारत में पत्रकारिता जो है ना, आज जो पत्रकारिता किस टाइप की हो गई है आप लोग देख ही रहे हैं। तो भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उसे जेम्स ऑगस्टस को कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टस को कहा जाता है। ये जो जेम्स ऑगस्टस है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। ये जेम्स ऑगस्टस वही व्यक्ति हैं, जैसे मैंने कहा कि ये उस व्यक्ति का सबसे प्लस पॉइंट तो ये था कि 1780 ईस्वी में, लिखिए 1780 में बंगाल गजट, लिखिए बंगाल गजट 1780 में इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। समाचार पत्र का, देखिए समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, प्रकाशन आरंभ किया। क्लियर है? तो ये भी बात आप सभी को लिखनी है कि इन्होंने, ये जेम्स ऑगस्टस हल्का व्यक्ति नहीं था। ये जेम्स ऑगस्टस उस व्यक्तित्व का नाम है जिस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने जो है बंगाल गजट, याद रखिएगा, इस व्यक्ति ने बंगाल गजट जो है समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। क्लियर है? याद रखिएगा। और यही बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र था। और ये बंगाल गजट कौन था? तो बंगाल गजट जो था भारत का पहला जो है, बंगाल जो गजट है, बंगाल गजट भारत का पहला क्या है, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे भारत का पहला कहा जाए समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था तो बंगाल गजट था। इसकी स्थापना 1780 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1780 में हुई थी। ये भी बात आपको लिखना है कि स्थापना 1780 में किया गया था। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये तो विदेशियों के प्रयास किए गए थे, लेकिन भारतीयों के प्रयास क्या हुए? शिक्षित भारतीयों ने तुरंत ही चीजों को समझ लिया, क्योंकि शुरू में सभी लोग बाहर जाके पढ़ाई करते थे, और अनुभव किया कि जनमत को शिक्षित करने तथा आंदोलन एवं निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उन लोगों को लगा कि यार अपनी बातों को किस माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, जनता को कैसे शिक्षित किया जाए, जनता को कैसे जागरूक किया जाए, या तो आंदोलन के माध्यम से या सरकार की निंदा करके। सरकार की जो नीतियां है उस नीतियों को प्रभावित करने में ये प्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और समाचार पत्र जो आरंभ करने में उनके समक्ष जो है उन्होंने साधन बनाने का बहुत प्रयास किया, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जस्टिस रानाडे जो थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम सुना होगा, लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा, लाल बाल पाल पढ़ते हैं, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सुब्रमण्यम अय्यर, ये जितने भी लोगों ने, इन सभी लोगों के अथक प्रयासों ने भारतीयों को, जो प्रेस जो मैंने कह रहा हूं, उन लोगों ने कहा कि आखिर जनता तक अपने मैसेज को कैसे पहुंचाएं। तो जनता को शिक्षित करने के लिए, आंदोलन के बारे में बताने के लिए, सरकार की निंदा करने के लिए, सरकार के जो एक्शन रिएक्शन जो भी चीजें हैं आखिर बताए कैसे, कोई तो माध्यम होना चाहिए ना। उस जमाने में फेसबुक था ना, तो सोशल मीडिया था, एक ही चीज था, प्रेस था। और प्रेस लाने वाले पुर्तगाली, प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले पुर्तगाली, शुरुआत करने वाले वही सब। लेकिन भारतीयों के भी प्रयास तो है, वो लोग भी शिक्षित हुए, वो लोग भी भारत से बाहर जाके विदेश में पढ़ाई किए, लंदन में पढ़ाई किए, चीजों को समझे, और भारत के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने जो है इस पे काम करना शुरू किया। तो जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, चाहे महामना मदन मोहन मालवीय जिनको भारत रत्न मिला, दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वैभृत पिता कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी जिसे हम कहते हैं, या लोकमान्य तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या जितने भी लोगों का नाम मैं नाम ले रहा हूं, इन सभी लोगों ने क्या किया, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीयों के ये सब प्रयास थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर भारतीयों ने क्या प्रयास किए,
तो एक ही साधन था, वो प्रेस था। सरकार की आलोचना करिए, सरकार के बारे में लिखिए, और इतना आसान नहीं था। राजा राम मोहन राय ने तो दो पत्रों में, बंगला में संवाद कुमुदी, कौमुदी बेसिकली कहा जाता है, और फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। वही राजा राम मोहन राय, आपके बारे जिसके बारे में हमने पढ़ाया था, सती प्रथा के बारे में हमने जब चर्चा किया था, ये कानून आया, सती प्रथा को रोक लगाई गई, उस समय भी क्या लोगों ने राजा राम मोहन राय को छोड़ा होगा? जो लोग प्रोग्रेसिव सोच की है, जो वो व्यक्ति जो पिता की संपत्ति में उसके पुत्र और उसकी पुत्री को बराबर के हकदार का पक्षधर है, क्या उस समय, आज तो लोग दे नहीं रहे हैं, तो क्या उस जमाने में लोगों ने क्या इनको छोड़ा होगा? राजा राम मोहन राय ने दो पत्र निकाले थे, बंगला में जो है संवाद कुमुदी, और फारसी में मिरातुल अखबार का इन्होंने प्रकाशन किया। और इनका उद्देश्य था कि समाज सुधार के विचारों का प्रयास करना था, कि कैसे सोशल रिफॉर्म किया जाए, कैसे समाज सुधार किया जाए। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के वयोवृद्ध पिता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम है राष्ट्र गुफ्तार। यहां तक कि 1890 ईस्वी में बंबई से एक पत्र निकलता है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, और ये पत्र जो है एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का भी क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। तो बहुत सी चीजें उस समय भारतीयों के द्वारा की गई। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उसे कहा जाता है क्रिस्टोफर दास पाल को। क्रिस्टोफर दास पाल भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार इन्हें कहा जाता है, और इसी पाल ने हिंदू पैट्रियोटिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो जितना भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको एकदम याद होना चाहिए, चाहे इंडियन सोशल रिफॉर्मर कब हुआ और क्या था, ये वीकली था या मंथली था या डेली साप्ताहिक पत्र था, ये सारी चीजें भी आपको याद होना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है 1861, या द पायनीर है 1865 में, या जो है स्टेट्समैन है 1875 में, ये सब क्या है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के समर्थक के पत्र थे। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो खैर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो लिख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने दो पत्रों, लिखिए, राजा राम मोहन राय ने दो पत्र। एक पत्र का नाम पता है क्या है? एक पत्र का नाम है, एक पत्र बंगला में था, दो पत्र क्या मैंने बोला ना, तो एक पत्र था बांग्ला भाषा में, बांग्ला, ठीक है। तो बांग्ला में लिखा संवाद कौमुदी, बांग्ला में लिखा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी लिखा, और दूसरा फारसी में मिरातुल अखबार लिखा। फारसी में लिखिए मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार लिखा, मिरातुल अखबार लिखा। याद रखिएगा, इनका उद्देश्य क्या था? इनका यही उद्देश्य था, ये सब लिखने का क्या उद्देश्य है? कोई व्यक्ति अगर लिखता है कुछ भी, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य था क्या? समाज सुधार के विचारों का प्रसार करना था। लिखिए, समाज सुधार के विचारों का प्रकाशन करना था, प्रकाशन करना था। पहली चीज है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दूसरा लिखिए, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है क्रिस्टोफर दास पाल को। किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। और इसने कौन से प्रकाशन किया था पत्र का? तो हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र, हिंदू पैट्रियट, पैट्रियट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, प्रकाशन किया था। क्लियर है ये भी बात? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्तार नामक पत्र का संपादन किया था। लिखिए, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र
गुप्तार नामक पत्र का संपादन किया था। ठीक है, ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं। 1890 ईस्वी में बंबई से इंडियन सोशल रिफॉर्मर, लिखिए 1890 में, लिखिए 1890, 1890 में बंबई से कौन सा पत्र था? उस पत्र का नाम था इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी, इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी, नामक एक अंग्रेजी, इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी जो कहा जाए साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया, प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें लिखना है। तो जो मेन मेन चीजें थी हमने आपको बताया, इस सबको नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कि आपको पता होगा कि बंगाल में स्थापित जो अमृत बाजार पत्रिका, लिख लीजिए अगला पॉइंट, लिखिए लिखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, लिखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में स्थापित, लिखिए बंगाल में स्थापित, बंगाल में स्थापित क्या? अमृत बाजार पत्रिका तथा, लिखिए अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका क्या है बेटा? 1868 ईस्वी में, लिखो 186 में अमृत बाजार पत्रिका, तथा मद्रास में स्थापित द हिंदू, मद्रास में स्थापित द हिंदू, मद्रास में स्थापित द हिंदू 1878 ईस्वी में, 1878 में, याद रखिएगा। भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। ये भारतीय दृष्टिकोण का, लिख लो, भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण पत्र थे, समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण पत्र थे। इस बात को भी आपको लिखना होगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ भारतीय प्रेस का भी विकास हुआ। जैसे जैसे राष्ट्र का विकास हुआ तो प्रेस का भी विकास होता गया। इसने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रेस ने। आपको याद होगा कि बंगाल बाल गंगाधर तिलक, जो कि बंगाल से थे, सॉरी बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, उनके द्वारा मराठी पाक्षिक पत्र एक आता था, जिस केसरी एक पत्र आता था। तो ये सारी चीजें आप लोग को जानना चाहिए। अच्छा, जब समाचार पत्र इस देश में आ गया, और मैंने लास्ट में कहा आप सभी से, क्या कहा कि भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले, ये शब्द मैंने यूज किया, क्या अंग्रेज बर्दाश्त करेंगे उस समय? तो प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध भी इस देश में लगाया गया। लिखिए प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, लिखिए, तो लिखिए प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। तो भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए कि लगाओ, कैसे रोक दोगे? आज सरकार के खिलाफ बोल दीजिए, सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी। किसी भी कहीं पे भी देखिए आप, उस जमाने में जब लोगों ने प्रेस के माध्यम से जनता की समस्या को अवगत कराना चालू किया, तो उस समय भी सरकार छोड़ने वाली नहीं थी। उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर तरह तरह के कानून लेकर चले आई। 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादी प्रेस और भी शक्तिशाली जब होता चला गया, तो प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। भारतीय समाचार पत्रों पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, तरह तरह के कानून बनाया गया, कानून बनाकर उनके जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में,
ये अगर आप देखेंगे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया 1920 में, या समाचार पत्र एक्ट आया 1908 में। ये सारा एक्ट इसलिए लाया गया ताकि भारतीयों का मुंह दबाया जाए। 1835 में चार्ल्स मेटकाप ने भारतीय प्रेसों को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, जिसका भारतीयों के द्वारा उत्साहपूर्वक उस बात का स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी जो थे धीरे धीरे प्रेस का उपयोग जनता में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के लिए करने लगे। सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने लगे वो। तो ब्रिटिश अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए। ये भी बात सब आपको लिखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो लिखिए भारतीय प्रेस पर सेंसर, भारतीय प्रेस पर क्यों राष्ट्रवाद न पनपे, सेंसर लगाने के लिए, भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए, ऐसे लिखिए सेंसर लगाने के लिए, भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अनेक कानून बनाए। लिखिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर, सरकार ने समय समय पर अनेक कानून बनाए, कानून बनाए। जिससे, क्यों कानून बनाए भाई? जिससे राष्ट्रवाद का विकास ना हो सके। क्यों? जिससे राष्ट्रवाद का, ऐसे लिखिए, जिससे राष्ट्रवाद का विकास ना हो सके। जब भी आप कमजोर होते हैं तो आपको जो बड़े लोग होते हैं हमेशा क्या करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर लोग शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर गुलामी कौन करेगा? प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया? और भी लिख लो, प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। लिखो कि स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। और समाचार पत्रों पर तरह तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। लिखिए समाचार पत्रों पर, समाचार पत्रों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। कौन से प्रतिबंध? जैसे पहला लिखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब आया? 1878 में, 1878 में आया। दूसरा समाचार पत्र अधिनियम 1908। लिखिए समाचार पत्र एक्ट 1908 में आया। तीसरा लिखिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1920। लिखिए भारतीय समाचार पत्र एक्ट 1920। ये सारी चीजें की गई। एक नोट डाउन करके एक पॉइंट लिखिए, चार्ल्स मेटकाफ वाला जो मैंने कहा, नोट डाउन करिए, लिखिए चार्ल्स, 1835 ईस्वी की बात है, 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 की बात कर रहा हूं, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, जिसका भारतीयों के द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। भारतीयों द्वारा इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया, उत्साहपूर्वक क्या किया गया? इसका स्वागत किया गया। ये याद रखिएगा। राष्ट्रवादी धीरे धीरे
प्रेस का उपयोग जो है जनता में राष्ट्रवादी चेतना लाने के लिए करते रहे। ये सब चीजें मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे ही आप लिबरल होंगे तो जाहिर सी बात है जो है सरकार के विरुद्ध जो है वो चीजें होने लगेंगी। ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। है। अगर हम शिक्षा की विकास की बात करें तो भारत में आधुनिक जो शिक्षा, जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी जो आप देख रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। और इन्होंने सबसे पहले ईसाई मशीनरियों और यहां तक कि प्रबुद्ध भारतीयों ने भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स, उस वारेन हेस्टिंग्स ने शिक्षा के प्रचार प्रसार की दिशा में बहुत सारे कार्य किए। 1781 में वही व्यक्ति मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता मदरसा स्थापित करता है। सर विलियम जोन्स का नाम सुने होंगे। 1784 में इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। और एशियाटिक सोसाइटी ने भारत के प्राचीन और मध्यकालीन जो हमारे अतीत है, जो हमारे इतिहास है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी साहित्य है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारा कला है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा कानून है, उन सभी का उसने क्या किया, अध्ययन करने के लिए किया था उन्होंने। इसलिए नहीं कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, वो अध्ययन करने के लिए। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, इस देश में अंग्रेज जब आते हैं व्यापार करने के लिए, और जब पत्र तो अकबर के नाम पर था, चूंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी और अकबर का पुत्र जहांगीर दरबार में हॉकिंस जाता है और उसे उसी की भाषा में बात करता है। अंग्रेजों को पता था कि खेलना कैसा है। जैसे मुट्ठी भर लोग जो है आपको मानसिक गुलाम बनाते हैं। मानसिक गुलाम इसलिए बनाते हैं कि अगर आप गुलाम रहेंगे मानसिक, तो वो हमेशा आपका यूज करेंगे। अंग्रेजों ने भी यही देखा कि पहले भारतीयों को जानो, भारत पे राज करना है तो सबसे पहले क्या करें, पहले भारतीयों के विचारों को जानो। भारतीय दर्शन, भारतीय, अगर आखिर अंग्रेजों को पढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर हमारा दर्शन इतना खराब था, हमारी भाषाएं इतनी अगर उनको खराब लग रही थी, या हमारी चीजें खराब थी, तो फिर उनका अध्ययन ये लोग क्यों करते थे? वो जानना चाहते थे। इसीलिए 1784 में कलकत्ता में, मैंने कहा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसलिए किया गया कि एशियाटिक सोसाइटी ने क्या किया, भारत के जो प्राचीन, यानी कि जो मध्यकालीन, जो हमारे अतीत है, हमारे इतिहास, भाषाएं या साहित्य है, दर्शन है, भाई दो ही तो बड़े विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा था, एक तक्षशिला था। तो शिक्षा के विकास की दिशा में भी बहुत सारा काम हुआ। सर जोनाथन डंकन साहब ने भी बहुत सारा काम किया। ये भी चीजें आप लोग जानते हैं। 1791 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की बात की गई, बनारस संस्कृत कॉलेज, इन दोनों संस्थाओं की जो है स्थापना का उद्देश्य यही था कि कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके, इसलिए किया गया था। शिक्षा के विकास के लिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने 1 लाख रुपया मंजूर किया था उस जमाने में शिक्षा पर खर्च करने के लिए। ये सारी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो खैर, ये जो बातें हैं हमने आपको बताया, हमने आपको समझाया, इसको याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें की गई, चाहे सर विलियम जोन्स के द्वारा हो, चाहे वो जोनाथन डंकन साहब के द्वारा हो, चाहे कलकत्ता में जो है संस्कृत, या कलकत्ता में जो मदरसा की बात किया, या बनारस में संस्कृत कॉलेज की बात की गई है, दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया गया। ये सारी चीजें, और मैंने खास करके ये भी कहा कि 1813 का चार्टर जब आया इस देश में, और उसमें कहा गया कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी को कहा गया कि शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष जो है 1 लाख रुपया मंजूर उस समय किया गया था। तो बहुत सारे प्रयास शुरुआत से हुए, हालांकि शुरुआत में सारे प्रयास सफल नहीं होते हैं, उसमें समय लगता है चीजें करने में। तो ये भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए, जो चीजें मैंने आपको बताया। लिखिए शिक्षा का विकास, लिखिए शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास में बहुत सारे पॉइंट जो मैंने कहा, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में, लिखिए सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में, कहां पर, बंगाल में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है। क्यों किया गया, इसका कारण मैंने बता ही चुका हूं। यहां तक कि लिखिए, शिक्षा के विकास की दिशा में काम करते हुए, हमने कहा जोनाथन डंकन ने, लिखे जोनाथन डंकन ने, लिखे जोनाथन डंकन ने क्या किया। जोनाथन डंकन साहब ने
1791 ईस्वी में, 1791 में, 1791 में हिंदू कानून और दर्शन, लिखिए हिंदू कानून और दर्शन, हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए, दर्शन के अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए क्या किया, बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लिखिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना स्थापना की। क्लियर है? तो ये भी बात आपको लिखना है। शिक्षा के लिए बहुत सारा प्रयास उस समय किया गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों को भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो बहुत सारा प्रेस के बारे में भी हमने चर्चा किया, हमने इसके बारे में भी चर्चा किया, याद रखिएगा। और भी मैंने कहा था 1781 में मुस्लिम कानून के बारे में हमने कहा था, अध्ययन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। लिख लो, कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना की गई, क्लियर है? तो याद रखिएगा 1781 ईस्वी में मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों में अध्ययन करने के लिए क्यों की गई, 1781 में, याद रखिएगा 17 में। तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए, और खास करके जो जितनी भी चीजें मैंने बताया शिक्षा के विकास के लिए, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो 1781 में इसलिए किया गया था कि मुस्लिम कानून और जो संबद्ध विषयों पर अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ओवरऑल हमने हर मुद्दे पर इस पे बात किया, और हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। तो फिर नेक्स्ट जब क्लास होगा तो फिर हम 1857 का जो महाविद्रोह है उसके बारे में जो है हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।